नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। लद्दाख के मुद्दे पर पीएम मोदी बोलते हैं झूठ, राहुल गांधी का बयान सच के कितने करीब। भारत डरपोक और कमजोर नहीं हो सकता, हमारे पीएम चीन का नाम भी नहीं लेते। नक्शा विवाद पर हमलावर हुए ओवैसी। बिहार के स्कूलों में रक्षाबंधन समेत कई छुट्टियां खत्म, गिरिराज सिंह बोले संभव है कि शारिया लागू हो जाए। चांद की सतह पर खजाना ही खजाना, प्रज्ञान ने भेजी जानकारी तो दुनिया भी रह गई हैरान। बेतुके दावे करने से नए चीनी नक्शे पर मचे बवाल के बीच विदेश मंत्री जयशंकर का कड़ा संदेश। जादुई नंबर 272 की लड़ाई से पहले क्या है इंडिया के सामने बड़ी चुनौती। अब समाचार विस्तार से। क्या लद्दाख के मुद्दे पर पीएम मोदी झूठ बोलते हैं? दरअसल इस तरह का सवाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से की गई है। गलवान झड़प के बाद मुद्दे पर सियासत पिछले 3 साल से ही जारी थी, लेकिन जब चीन ने अपने 2023 एडिशन मैप में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को अपना बताया तो सियासत में और ज्यादा उबाल आ गई। चीन ने अपना 2023 एडिशन का मैप जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर अपना दावा ठोका है। इस मैप के जारी होते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुए और कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। चीन भारत की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है और मौजूदा सरकार शी जिनपिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहती। गलवान में झड़प के बाद चीन भारतीय जमीन पर काबिज है और सरकार कुछ नहीं बोल रही। राहुल गांधी हाल ही में लद्दाख के दौरे पर थे और कहा कि वहां के लोगों ने बताया कि चीन भारतीय सीमा में दाखिल हुआ है। लोगों को चीनी फौज के इरादे ठीक नजर नहीं आते हैं। ये सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की बात करती है, लेकिन चीन के मुद्दे पर चुप्पी साध लेता है। सवाल ये है कि जो सरकार 56 इंच सीने का दावा करती है, वो चीन की चाल पर चुप क्यों बैठी हुई है? आखिर चीन के मंशा को सरकार क्यों नहीं भांप पा रही है? इस तरह की सरकार देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रही है। सवाल ये भी है कि जमीनी स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। 1959 में चीन के राष्ट्रपति झाऊ एन लाई ने कहा था कि वो मैक्स मोहन लाइन को नहीं मानते। उनके बयान का अर्थ ये था कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम के साथ साथ उत्तराखंड और लद्दाख के कुछ हिस्सों को वो विवादित मानते हैं। उनके बयान के समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी, जिसकी अगुवाई जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि जिस तरह से प्रतिवाद उस समय करना चाहिए था, उस तरह से चीन को जवाब नहीं मिला और सिर्फ 3 साल बाद ही चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। भारतीय फौज की तरफ से मुंह तोड़ जवाब तो दिया गया, लेकिन तब तक चीन की तरफ से अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर कब्जा हो गया था। भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक विवाद की नींव वहीं से पड़ी। उसके बाद से चीन की तरफ से अनवरत सरकार किसी की भी रही हो, एलसी पर घुसपैठ की कोशिश होती रही। चीन ने हाल ही में स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना का 2023 संस्करण जारी किया था, जिसमें उसने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश और एक्साई चीन का हिस्सा है। चीनी नक्शे से जुड़े इस विवाद पर ओवैसी ने केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। चीनी नक्शे से जुड़े विवाद पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बड़ा सियासी हमला बोला है। ओवैसी से केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी से सवाल पूछा कि अब क्या चीनी सैनिक खतरे का अलार्म बजाएगी, तब आप जागेंगे। ओवैसी ने कहा कि एक ऐसे समय जब चीनी हवाई या मिसाइल हमलों से सैन्य संपत्ति की बेहतर सुरक्षा के लिए एक्साई चीन में बंकरों और भूमिगत सुविधाओं का निर्माण बड़ी तेजी से कर रहा है, तब भारत की प्रतिक्रिया इतनी कमजोर और डरपोक नहीं होनी चाहिए। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सीमा पर चीन की तैयारियां सरकार के भीतर खतरे की घंटी बजा रही है। वहां तत्काल एक्शन लेने के बजाय हमारे
प्राइम मिनिस्टर चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से एक मीटिंग करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि अब क्या चीन आपके लिए अलग से खतरे का अलार्म बजाएगा। भारत की प्रतिक्रिया कमजोर और डरपोक नहीं हो सकती। हमें चीन के सामने खड़े होने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो चीन को नाम लेकर नहीं बुला सकता, और हमारी सरकार है जो इस विषय पर संसद में सभी चर्चाओं को भी रोक देती है। चीन ने हाल ही में स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना का 2023 संस्करण जारी किया है, जिसमें ड्रैगन ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश और एक्साई चीन का हिस्सा है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने चीन की इस हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालिया विवाद को चीन की पुरानी आदत बताते हुए कहा कि सिर्फ बेतुके दावे करने से अन्य लोगों के क्षेत्र आपके नहीं हो जाते। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के उस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया जिसमें रक्षाबंधन समेत कई छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। इस फैसले पर भड़के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बयान दिया है। बिहार के शिक्षा विभाग के एक फैसले पर बवाल मच गया है। बिहार सरकार ने इस साल के बाकी महीनों के लिए स्कूल में छुट्टियां घटा दी। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूल में अभी से दिसंबर तक दिवाली, छठ समेत विभिन्न त्योहारों पर 23 छुट्टियां थी, जिन्हें घटाकर 11 कर दिया गया है। अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसकी तुलना शारिया कानून से करते हुए बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज त्योहारों की छुट्टियां रद्द की गई है। संभव है कि कल राज्य में शारिया कानून लागू कर दिया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूल की त्योहारी छुट्टियों में जो कटौती हुई है उसमें रक्षाबंधन का त्योहार भी शामिल है। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में 31 अगस्त को छुट्टी घोषित थी, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है। प्रदेश के शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा कार्यालय की ओर से स्कूल की छुट्टियों में ये बदलाव हुआ है। इस साल दिवाली से छठ तक विभिन्न पर्व एवं त्योहार पर छुट्टियां घटाकर आधी कर दी गई है। छुट्टियों को खत्म करने के मामले को आस्था पर कुठारघात बताया जा रहा है। छुट्टियां घटाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस फैसले पर विरोध जताते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। कल संभव है कि बिहार में शारिया लागू कर दिया जाएगा और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लग जाएंगी। स्कूल में छुट्टियों का नया कैलेंडर यानी नई तारीख जारी की गई है। पहले दुर्गा पूजा में स्कूलों में 6 दिनों की छुट्टियां थी, जिसे अब रविवार जोड़कर 3 दिन करा दिया गया है। पूर्व की घोषणा के अनुसार दिवाली के छठ पूजा तक 13 नवंबर से 21 नवंबर तक छुट्टियां थी। अब दिवाली पर 12 नवंबर त्रिगुप्त पूजा और 15 नवंबर को तथा छठ पूजा पर 19 और 20 नवंबर को छुट्टी रहेगी। वैसे तो कई कामयाबी खुशी देती है, लेकिन कुछ उनमें से है जो खास होती है, जैसे कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। प्रज्ञान रोवर ने अब तक जिन एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दी है वो कई उम्मीदों को जन्म देने वाली है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन का मिलना अहम है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर अंगद की तरह पांव जमा कर खड़ा है और प्रज्ञान रोवर सतर्कता के साथ चहलकदमी करते हुए एक से बढ़कर एक जानकारी भेज रहा है। प्रज्ञान चांद की सतह से जो जानकारी भेज रहा है वो बेहद काम की है। चांद के जिस हिस्से में विक्रम और प्रज्ञान है वो विशाल खड्डों वाला इलाका है, लेकिन इनमें खजाना भरा पड़ा है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या चीज मिला है जिसके बाद इसरो उत्साहित है और इंसानों के लिए भी लाभकारी साबित होने वाला है। 7 दिन के सफर में प्रज्ञान रोवर ने बताया कि चांद पर ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन और निकिल का बड़ा भंडार हो सकता है।
अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर आने वाले दशकों में चांद रिहाइश के लिए विकल्प साबित हो सकता है। जानकारों का कहना है कि ऑक्सीजन के मिलने से पानी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही आयरन का मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि धरती पर जब ये संसाधन पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तो चांद आगे चलकर इंसानी जरूरतों को पूरी कर सकता है। इसके साथ ही सिलिकॉन टाइटेनियम की मौजूदगी इंसानों के लिए अच्छी खबर है। मसलन धरती पर जब इन रिसोर्स का दोहन हो चुका होगा तो हमारे पास दूसरे विकल्प भी होंगे। चांद की सतह पर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडर के उतरने के बाद भारत ने इतिहास रच दिया। पहले तो वो उन 4 देशों में शामिल हुआ जो कि ये कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन भारत की कामयाबी इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर कोई देश अपने मिशन को पहली बार उतारने में कामयाब हुआ। अब तक जो भी मिशन कामयाब हुआ है वो या तो भूमध्य रेखा के आसपास या उत्तरी ध्रुव के करीब उतरे थे। बीजिंग ने सोमवार को चीन के मानक मानचित्र का 2023 संस्करण जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश और एक्साई चीन उसकी सीमा में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश और एक्साई चीन पर दावा जताने वाले चीन के तथाकथित मानक मानचित्र को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ बेतुके दावे करने से अन्य लोगों के क्षेत्र आपके नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने पहले भी उन क्षेत्रों पर दावा करते हुए ऐसे नक्शे जारी किए थे जो उसके नहीं थे और ये चीन की पुरानी आदत है। बीजिंग ने सोमवार को चीन के मानक मानचित्र का 2023 संस्करण जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि अरुणाचल प्रदेश और एक्साई चीन उसकी सीमा में है। इस मानचित्र में दक्षिण चीन सागर को कवर करने वाली तथाकथित 9 डैश लाइन को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है, जैसा कि पिछले संस्करणों में दिखाया गया था। जयशंकर ने कहा, चीन ने पहले भी ऐसे मानचित्र जारी किए हैं जिसमें उन क्षेत्रों पर दावा किया गया है जो चीन के नहीं हैं और दूसरे देशों के हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। विदेश मंत्री ने एक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मानचित्र पर एक सवाल के जवाब में ये टिप्पणी की है। जयशंकर ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, इसलिए भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा करने वाला मानचित्र पेश करने से मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं बदलता। ये भारत का ही हिस्सा है। जयशंकर ने कहा, हम बहुत स्पष्ट हैं कि हमारे क्षेत्र कहाँ है, कहाँ तक है। ये सरकार इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि हमें अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए क्या करने की जरूरत है। आप इससे हमारी सीमाओं पर देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, सिर्फ बेतुके दावे करने से अन्य लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। इस पर बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। भारत ने मंगलवार को मानचित्र मुद्दे पर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि चीनी पक्ष के ऐसे कदम सीमा से जुड़े विषय को केवल जटिल ही बनाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने चीन के तथाकथित मानक मानचित्र के 2023 के संस्करण के बारे में पूछे गए सवालों पर अपने बयान में कहा, हमने चीन के तथाकथित मानक मानचित्र के 2023 के संस्करण पर राजनयिक माध्यमों के जरिए आज कड़ा विरोध दर्ज कराया है जो भारतीय क्षेत्र पर दावा करता है। बागची ने कहा, हम इन दावों को खारिज करते हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। चीनी पक्ष के ऐसे कदम सीमा से जुड़े विषय को केवल जटिल ही बनाएगा। चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। 31 अगस्त को जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक मुंबई में होने वाली है, वहीं 1 सितंबर को एनडीए की भी मीटिंग मुंबई में होगी। आम चुनाव 2024 की लड़ाई के लिए सियासी दल तैयारी में जुट गई है। जुलाई में बेंगलुरु की बैठक में यूपीए ने अपना कायाकल्प कर नई पहचान इंडिया के नाम से बनाई है और दावा किया है कि लड़ाई आर पार ही होगी। ये बात अलग है कि एनडीए के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि सपना अधूरा ही रह जाएगा। इन सब के बीच इंडिया की 31 अगस्त को मुंबई में बैठक होने जा रही है। क्या ये गठबंधन एनडीए की चुनौती पेश कर सकेगा? क्या केंद्र की सत्ता में वाकई बड़ा बदलाव हो जाएगा? क्या जवाहरलाल नेहरू के अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड्स को नरेंद्र मोदी तोड़ सकेंगे? क्या इंडिया के घटक दल सीट बंटवारे के मुद्दे पर बड़ा दिल दिखाएगा? ये इन सब के बीच एक अहम सवाल बना हुआ है।
इंडिया के गठन के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि सिर्फ विपक्षी दलों का गठबंधन नहीं है, ये पूरे देश की आवाज है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने जो कुछ महसूस किया वो इंडिया में नजर आता है। कांग्रेस के लिए सत्ता से अधिक जरूरी देश में बदलाव की है। मौजूदा केंद्र सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही। हमें ऐसा लगता है कि इस देश को बचाए रखने के लिए विपक्ष को एक संयुक्त मंच की जरूरत थी, जिसमें हम इंडिया के जरिए पूरी कर पा रहे हैं। अगर विपक्षी दल सियासी पिच पर एकजुट होकर बैटिंग नहीं करते हैं तो ये बात सिर्फ बातों तक सीमित होकर रह जाएगी। सत्ता की लड़ाई में अंक गणित का अहम भूमिका होता है और इस अंक गणित को कामयाब बनाने के लिए केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 272 का होता है। अगर आप कांग्रेस की ताकत को देखें तो 2014 और 2019 के चुनावी नतीजे खुद ब खुद ताकत का एहसास कराते हैं। कांग्रेस जिन दलों के साथ इंडिया नाम से सामने है वो अपने राज्य में ताकतवर दल है। सवाल इंडिया के लोगों और झंडे का नहीं है, सवाल ये है कि क्या अपने अपने राज्य में क्षेत्रीय दल सीटों की संख्या पर आम सहमति बन पाएगी। मुंबई में होने वाली बैठक से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने संयोजक के मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी को हराना मकसद है, सीटों की संख्या कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान आते हैं वो चिंता बढ़ाने वाली होती है। इंडिया करीब 24 विपक्षी दलों का गठबंधन है। इंडिया की अब तक 2 बैठक हो चुकी है। अगली बैठक 31 अगस्त को होने वाली है। बैठक से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि उनके लिए संयोजक से अहम विपक्ष को एकजुट करना है। बैठक में साक्ष्य चिन्ह और राज्य में सीट बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद है। जानकार कहते हैं कि एनडीए के सामने इंडिया बेहतर तरीके से तभी चुनौती पेश कर सकता है जब क्षेत्रीय दल अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग जमीन पर भी इंडिया का हिस्सा बने। अगर क्षेत्रीय दलों में सीट बंटवारे को लेकर कोई आम सहमति नहीं बनी तो इंडिया सिर्फ और सिर्फ कागजों में दर्ज होकर रह जाएगा। इंडिया में शामिल दल वैचारिक तौर पर एक मंच पर तो हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव के लिए उन्हें त्याग करना पड़ेगा, जो खुद में बड़ा सवाल है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।